तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लास्ट होमवर्क दिए थे 1 से लेके 5 तक, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 1 में आपका प्रॉब्लम बोल रहे हो ना। अच्छा देख लेते हैं क्वेश्चन 1। इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है। एपेक्स लिमिटेड हैज रिसेंटली मेड एन इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर फाइंड करना है। कितना का इशू किए थे 400 लाख। इससे मतलब नहीं होता है। एक एक डिबेंचर का फेस वैल्यू क्या दिया था 100 इज एट पार, है ना। तो फेस वैल्यू 100 इशू किए थे एट पार, मतलब इशू प्राइस भी 100 है। नाउ इन्फॉर्मेशन एक्सपेंसेस फॉर दिस पर्पस ₹3 इच। तो 100 अगर बेच के आया, 3 एक्सपेंसेस माइनस के, तो नेट प्रॉफिट्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 3 97। ओके। इंटरेस्ट कितना परसेंट दिया जाता है इस डिवेंचर पे 14%। तो 100 पे 14%, 14 रुपीज हो जाएगा आई। एंड द इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द डिवेंचर शुड बी, अच्छा रिडीमेबल डिवेंचर, रिडीम आफ्टर कितना ईयर्स 10 ईयर्स। तो एन कितना हो गया 10। क्या प्राइस में रिडम्शन हो रहा है 5% प्रीमियम में। और टैक्स रेट कितना परसेंट 50%। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ऑफ द कंपनी। यहाँ एक्चुअली 2 एजम्पशन लेके 2 आंसर करोगे। क्या क्या है लिखो। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सारा इंफॉर्मेशन। वाह 10 ईयर्स बोल दिया ना रिडीमेबल। तो रिडीमेबल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना। तो ओके ओके, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के लिए यहाँ चाहिए क्या बोलो। आई। आई मतलब क्या बोले थे इंटरेस्ट पर डिवेंचर। एक एक डिवेंचर पे कितना इंटरेस्ट। और कैलकुलेशन ऐसे होता है, ये कैलकुलेशन करते एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू क्या था 100 था। और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिए थे 14%। तो 14 रुपीज इंटरेस्ट एक एक डिवेंचर पे कितना देंगे 14 रुपीज। नाउ टी रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स डिवाइड बाय 100। टैक्स रेट द 50% है ना। तो इक्वल टू क्या 0.50। एनपी नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर। एक एक डिबेंचर बेच के कंपनी को नेट क्या मिला। ये होता है इशू प्राइस, क्या प्राइस में इशू किए थे, और इससे माइनस क्या करोगे फ्लोटेशन, फ्लोटेशन कॉस्ट, है ना, पर डिबेंचर। अच्छा 100 रुपीज फेस वैल्यू एट पर इशू किए, तो मतलब 100 में इशू किए थे, तो इशू प्राइस था 100। और 3 रुपया बोल दिए थे ना फ्लोटेशन एक्सपेंसेस ऑन इशू। तो लेस करने से कितना होता है 97। आरवी, आरवी का मतलब क्या रिडम्शन वैल्यू, क्या प्राइस में रिडम्शन, रिडम्शन वैल्यू पर डिबेंचर इज इक्वल टू 100। 5% प्रीमियम में है ना, 100 पे 5% प्रीमियम, 5 रुपये प्रीमियम में रिपे करेंगे तो कितना रिपे करना होगा 105। एन नंबर ऑफ ईयर्स है ना, नंबर ऑफ ईयर्स, लाइफ ऑफ डिबेंचर कितना साल के लिए 10 साल के लिए था। ओके ये हो गया आपका सारा इंफॉर्मेशन। अब फॉर्मूला लिखते, फॉर्मूला था नाउ के डी इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को क्या डिनोट करते के डी इक्वल टू, फॉर्मूला ये लिखे थे आई इंटू 1 - t, है ना, प्लस रिडीमेबल तो 1/n इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स एन से डिनोट करते, तो यहाँ एन ही लिख लेते, एन इक्वल टू ना 1/n इंटू आर भी माइनस एन पी होल डिवाइड बाई आर भी एन पी डिवाइड बाई 2 एवरेज, है ना, इन 200। एक चीज और, क्या मैंने बोले थे 2 चीज, ये जो आर भी माइनस एन पी, ये जो लॉस है ये टैक्स डिडक्टेबल है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा 1 - t।
और ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं है तो इसमें 1 - t नहीं करोगे हम लोग, सॉरी, हम लोग टू डिफरेंट एजम्पशन लेके करेंगे, टू डिफरेंट एजम्पशन लेके। एक बार टैक्स डिडक्टेबल नहीं मानते हैं तो इस, अगर टैक्स डिडक्टेबल होगा यहाँ भी 1 - t लगाओगे, बोले थे, और अगर टैक्स डिडक्टेबल नहीं है तो नहीं अप्लाई करोगे, बट इंटरेस्ट पे तो टैक्स देना होगा ना, इसलिए इस पे तो टैक्स लगाओगे। तो एक बार उसको विदाउट मतलब टैक्स बेनिफिट मानते तो क्या हो रहा है देखो। अब बताओ आई कितना, बोलो बोलो, 14 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट क्या 0.5 प्लस 1/10 इंटू RV 105 NP 97 डिवाइड बाय एवरेज करो 105 प्लस 97/2 एवरेज हो गया और इनटू करोगे 100। अब ये कैलकुलेशन करो, फाइनली आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो देयरफॉर इट शुड बी, अच्छा 40 1 माइनस 0.5 इंटू 47 होता है 7 प्लस 105 से 97 माइनस करो कितना हो रहा है 8, 8 को 10 से डिवाइड करो कितना आएगा 0.80 डिवाइड बाय, अब दोनों को एवरेज करो 105 प्लस 97 डिवाइड बाय 2 101 101 और इनटू करो 100, इसमें एक आंसर आ जाएगा। तो 7.8 इंटू 100 डिवाइड बाय 101 7.72 आंसर, आंसर तो दिए थे 7.7% था ना, 2 डेसिमल पे दिए थे, तो बस ये आंसर हो गया। तो डिवेंचर का कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट मेरा कितना लग रहा था 7.72%। एक्चुअली कितना परसेंट डिवेंचर 14% बोले थे ना, लेकिन टैक्स सबको देखा जाए तो अल्टीमेट मेरा कॉस्ट कितना परसेंट लग रहा है 7.72, राइट। बट यहाँ एक एजम्पशन लिए थे, क्या एजम्पशन लिए थे बोलो, क्या एजम्पशन लिए थे, ये आपका टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है ना। तो टैक्स डिडक्टेबल तो यहाँ भी 1 - t लगा दोगे तो आ जाएगा, चेंज आएगा, ठीक है। यस, ये था क्वेश्चन 1। और क्या क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2 3 4 5 ये सारा हो गया या नहीं किए, तुम किए या नहीं, नहीं, ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इक्विटी शेयर पे करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। फॉर्मूला लिखो, ब्रोकरेज, हाँ ठीक है, वो भी लेस करो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब ये फॉर्मूला आज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और इसको डिनोट करते के ई से। इक्विटी से होल्डर्स का कॉस्ट कितना, कंपनी को इक्विटी होल्डर्स को जो देना पड़ता है उसका उसका वो कॉस्ट कितना परसेंट है, ठीक है। रिटर्न रेट फाइंड करते हैं, इफेक्टिव। यस, इसमें ना इक्विटी को तो फिक्स रिटर्न नहीं है, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग बेसिस पे कैलकुलेशन करोगे। फर्स्ट बेस लिखो, अर्निंग प्राइस मॉडल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है। फर्स्ट है आपका अर्निंग प्राइस मॉडल, मतलब कंपनी अर्निंग क्या करते हैं उसके हिसाब से रिटर्न देखेंगे, ठीक है। अर्निंग प्राइस मॉडल फॉर्मूला इसमें के ई इक्वल टू E1 डिवाइड बाय NP इंटू 100। व्हाट इज E1 NP ये सब समझेंगे आगे। इक्विटी का कॉस्ट क्या आएगा E1 बाय NP इंटू 100, वेयर E1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड अर्निंग, E1 इज एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर। E1 का मतलब क्या हो रहा है एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर, ठीक है। एक्सपेक्टेड मतलब क्या, प्रेजेंट नहीं, आगे क्या मिलेगा हमको वो एक्सपेक्टेशन, ठीक है।
वो एक्सपेक्ट हम लोग करेंगे, कैसे एक्सपेक्ट किया जाएगा देखेंगे हम लोग। नाउ एनपी, नेट प्रोसीड्स, ठीक है, नेट प्रोसीड्स पर शेयर, नेट प्रोसीड्स पर शेयर, राइट। मतलब एक शेयर अगर अभी इशू लेके आए तो इशू प्राइस क्या है, और उससे इशू एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जैसे हम लोग किए थे डिबेंचर में। लेकिन शेयर तो ऑलवेज इशू नहीं होता है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, मार्केट वैल्यू अभी क्या चल रहा है, अगर हम खरीदना चाहेंगे तो उसी प्राइस में बाय करेंगे, कंपनी भी खरीदना चाहे तो उसी प्राइस पे आएगा ना। तो इसमें होगा इसका कैलकुलेशन, एक इशू प्राइस, एक एक शेयर क्या प्राइस में इशू हो रहे हैं, इससे लेस क्या करोगे ना, फ्लोटेशन कॉस्ट पर शेयर, मतलब ये परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस कुछ है तो वो माइनस कर देंगे। और ऑल्टरनेटिवली ये भी हो सकता है, क्या और हो सकता है ना, मार्केट प्राइस, अभी मार्केट में क्या दाम चल रहे हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर, और इससे माइनस कर देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट पर शेयर। सर मार्केट प्राइस, अरे बाई करने जाओगे आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा या नहीं, तो एक्सपेंसेस कंसीडर करना है, ठीक है। तो आपको मिल गया नेट प्रोसीड्स और आपका अर्निंग क्या है, उसके हिसाब से रिटर्न। जैसे मान लो एक कंपनी, उसमें शेयर में मैंने लगाया कितना, 500 रुपया लगाया, अभी मार्केट में 500 रुपया दाम चल रहा है, मान लो एक्सपेंसेस लगा नहीं, मेरा टोटल 500 रुपया लग गया, तो 500 रुपया लगाए, और अब आज मैंने लगाया तो आज थोड़ी हमको रिटर्न देंगे, कब रिटर्न देंगे, 1 साल बाद। तो कंपनी तो पास्ट पीरियड में तो रिटर्न दिए, डिविडेंड दिए, अर्निंग किए, लेकिन पास्ट नहीं देख रहे, हम क्या देखेंगे, आज लगाए तो आज से 1 साल बाद हमको रिटर्न क्या देंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड क्या देख रहे, अर्निंग, अर्निंग पर शेयर। तो कंपनी मान लो लास्ट 5 ईयर्स में एवरेज बेसिस पर शेयर अर्निंग, ईपीएस कैलकुलेशन पता है ना, हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में किए थे ईपीएस, और ईपीएस पर शेयर पास्ट पीरियड में एवरेज करके देखे कितना आया था, 12 रुपीज। एवरेज पैट, एवरेज अर्निंग पर शेयर कितना आया था, 12 रुपीज। और कंपनी का एक ग्रोथ रेट है, कंपनी एवरेज बेसिस 20% ग्रो कर रहे हैं, तो बोलो अगर 20% ग्रो कर रहे हैं तो अभी एक्सपेक्ट, अभी कितना पर शेयर अर्निंग्स था, 12, तो नेक्स्ट ईयर 20% ऐड करके मिलेगा हमको, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। तो बोलो 12 पे 20% कितना हो जाएगा, 2.4, 20% ऐड करने से तो हम एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर अर्निंग, बोलो 12 प्लस 2, 14.4, तो एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा, 14.4। तो हम उसमें लगाएंगे कितना रुपया, बोलो 500 रुपया लगाएंगे, हमको 1 साल बाद रिटर्न एक एक शेयर पे कितना देंगे, 14.4, तो परसेंटेज वाइज कितना परसेंट रिटर्न है, यही तो आएगा ना। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, एक्सपेक्टेड अर्निंग, अरे बार बार ये हो जाता है, एक्सपेक्टेड अर्निंग डिवाइड बाय एनपी, नेट प्रॉफिट्स, इनटू 100, रिटर्न रेट आ गया, समझ में आया। तो अर्निंग बेस पे कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। सेकंड बेस बी, अर्निंग ग्रोथ मॉडल, सेकंड लिखोगे अर्निंग ग्रोथ मॉडल। हम ऑलरेडी लास्ट में डिस्कस किए थे, अभी 10-12 रुपया मिल रहा था, आगे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ग्रो है कंपनी में, तो ग्रोथ है ना, तो ग्रोथ है, तो ग्रोथ मॉडल क्या बोलते हैं, फॉर्मूला लिखो पहले, के ई इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू अर्निंग का ही मॉडल है, तो अर्निंग में क्या मॉडल फॉर्मूला अप्लाई किए थे बोलो तो, E1 बाई एनपी इंटू 100, ये तो आएगा अर्निंग्स के लिए, प्लस ग्रोथ रेट जोड़ लेंगे साथ में, ग्रोथ रेट ऐड कर लेंगे, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा E1 डिवाइड बाय एनपी इंटू 100, और प्लस ऐड करोगे जी, व्हाट इज जी, जी इक्वल टू वेयर जी इक्वल टू
ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग, जी इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग। क्वेश्चन में दे देता है और नहीं देने से कभी कभी कैलकुलेशन भी कर सकते, ठीक है। वो सारा हम लोग एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। तो ग्रोथ मॉडल है तो सिंपल, जो फॉर्मूला था अर्निंग का वही फॉर्मूला लगाए ना, बोलो अर्निंग का जो फॉर्मूला उसी फॉर्मूला को तो अप्लाई किए, लेकिन यहाँ ऐड क्या हो गया, ग्रोथ रेट उसमें ऐड हो गया, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड मॉडल, फॉर्मूला पहले लिख लेते। थर्ड फॉर्मूला, द इक्विटी के लिए बहुत सारे फॉर्मूला है। अब आएगा डिविडेंड मॉडल, कंपनी का डिविडेंड रेगुलर देते तो डिविडेंड बेस पे करेंगे। यहाँ क्या देख रहे थे, ईपीएस बेस पे ना, ईपीएस और ईपीएस में ग्रोथ रेट क्या है। डिविडेंड में भी दो है, डिविडेंड मॉडल और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, इसमें भी ऐसा ही दो आएगा। तो लिखो डिविडेंड प्राइस मॉडल, डिविडेंड प्राइस मॉडल। तो के ई इक्वल टू, अच्छा बोलो अर्निंग प्राइस में क्या लिख, E1/NP था, बोलो अर्निंग प्राइस, तो डिविडेंड प्राइस तो D1/NP, क्या हो जाएगा D1/NP इंटू 100, ठीक है। तो फॉर्मूला इसमें लिखो D1/NP इंटू 100। तो D1 का मतलब क्या है, D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। इसमें अर्निंग देख रहे थे ना, इसमें क्या देखेंगे, डिविडेंड देखेंगे। शेयर वैल्यू याद करो, जब अर्निंग मॉडल दो अप्लाई करते थे, एक तो किस बेसिस पे, प्रॉफिट बेसिस पे, और एक किस पे था, डिविडेंड पे। और ये भी सीखे थे डिविडेंड पे तो स्मॉल इन्वेस्टर्स करते, और जो कंट्रोलिंग है ना वो अर्निंग बेसिस पे। वही चीज कैलकुलेशन हो रही है, उसमें कॉस्ट फाइंड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक तो अर्निंग बेसिस पे और दूसरा क्या है, डिविडेंड बेसिस पे। और तो डिविडेंड एक्सपेक्टेड फाइंड कर लो एक शेयर पे, और नेट प्रॉफिट तो सीखे थे, अप्लाई कर देना, राइट। डी, नेक्स्ट फॉर्मूला डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड में भी ग्रोथ है तो फिर आ जाएगा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ, हाँ ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन होता है, हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, सीखेंगे इसमें भी, ठीक है। बट क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दे दिया तो ग्रोथ मॉडल लगाओगे, ग्रोथ रेट नहीं है तो नॉर्मल रेट, ओके। तो फिर फॉर्मूला के ई इक्वल टू, सेम फॉर्मूला लिखो D1/NP इंटू 100 प्लस, ऐड कर लोगे क्या, जी, एकदम एक ही जैसा फॉर्मूला है, ठीक है। तो जी का मतलब इसमें हो रहा है ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, वो अर्निंग्स था तो ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स देख रहे थे, इसमें डिविडेंड तो ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। फिर जी इक्वल टू, फिर जी इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो चार फॉर्मूला सीखे, इसमें ऐसे 6-7 फॉर्मूला है, बट हम लोग को 5, आपका सिलेबस में 5 है, 5 में से फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, ई, फिफ्थ फॉर्मूला नाम है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। शॉर्ट में बोलते CAPM, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, CAPM। ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, ये आप लोग का सिलेबस में नहीं है, मास्टर्स में करोगे या प्रोफेशनल में करोगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, लेकिन इस बेस पे सिर्फ यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, इसका बहुत कुछ है, सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या फॉर्मूला है, के ई इक्वल टू, आता है, अच्छा हाँ हो सकता है, एनीवे अब हम लोग का सिलेबस में है तो हमको तो कराना ही पड़ेगा ना। आप कर रहे हो USCA में तो आपको तो हो गया, लेकिन इन लोगों का तो कुछ नहीं है। हाँ
प्रोफेशनल में बोले ना, प्रोफेशनल में है, मास्टर्स में है, जिन लोगों ने सीए में यहाँ भी कर रहे हैं, यूएस नहीं, यहाँ का भी जो कर रहे हैं उनको तो भी तो करना है, ठीक है। ओके, तो हम लोग आ जाते हैं, अब यूएस सीए में कर रहे हो, कब एग्जाम है? अच्छा अच्छा, ठीक है। और कहाँ से कर रही हो? माइल्स, ओके ओके। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को करा है बस। अभी तो नहीं, कुछ दिन पहले ही कराए थे, अभी फिलहाल नहीं है, अभी सीएमए यहाँ का है। ओके, तो इसमें आ जाओ, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, के ई इक्वल टू आर एफ प्लस, क्या होता है आर एफ, समझेंगे, प्लस बीटा इनटू आर, सॉरी आर एम माइनस आर एफ, आर एम माइनस आर एफ। तो के ई इक्वल टू कस्टम इक्विटी इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इनटू आर एफ माइनस आर एफ। तो क्या होता है समझो, वेयर आर एफ का मतलब होता है रिस्क फ्री, रिस्क फ्री रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर कहीं पे इन्वेस्ट करके रिटर्न हमको बिना रिस्क पे मिलेगा, विदाउट एनी रिस्क मिलेगा, तो उसको क्या बोलोगे, आरएफ, ठीक है। नेक्स्ट, बीटा मतलब रिस्क कोएफिशिएंट, बीटा इज रिस्क कोएफिशिएंट, बीटा इज रिस्क कोएफिशिएंट। ये भी कैलकुलेशन होता है रिग्रेशन एनालिसिस से, इसको करते बाय रिग्रेशन एनालिसिस। फिफ्थ सेमेस्टर में था ना कोरिलेशन रिग्रेशन, रिग्रेशन किए थे, हाँ? अगर किए भी थे तो भूल गए ना। ओके, रिग्रेशन में था रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई और रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, याद है? रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स तो वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और ये बी वाई एक्स ये होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और यही अगर मार्केट रिस्क को एनालिसिस करते, रिग्रेशन एनालिसिस करते, उसमें जो बी वाई एक्स आएगा ना, दैट शुड बी रिस्क कोएफिशिएंट। वो क्या हो जाएगा, रिस्क कोएफिशिएंट। इसमें अभी आप लोग को ए सीखना नहीं है, इससे बीटा आपको दे देंगे तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। बट एक कैलकुलेशन होता है रिग्रेशन एनालिसिस से, रिस्क कोएफिशिएंट बीटा ही दे देंगे आपको, बीटा सिंबल लेके दे देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका, आर एम। नहीं नहीं, छोड़ दो ना, अब सिर्फ इतना लिख लो, बाय रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, उससे फाइंड किया जाता है, ठीक है। इसको भूल जाओ, जरूरत नहीं। एंड नेक्स्ट था आर एम, आर एम मतलब रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। आरएम का मतलब हो रहा है रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आता है, तो पोर्टफोलियो क्या होता है, किसी को आइडिया है? पोर्टफोलियो फाइल, अच्छा, डिफरेंट पोर्टफोलियो होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो खोलेंगे तो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो आएगा ना। तो अगेन मेरा क्वालिफिकेशन का पोर्टफोलियो करेंगे तो मेरा मास्टर्स तक जहां जितना जितना डिग्री है लिखते हैं ना हम लोग, तो वो सारा पोर्टफोलियो मेरा। इसी तरह अगर इन्वेस्टमेंट है और मार्केट में इन्वेस्ट किए तो इक्विटी एटसेट्रा, बॉन्ड में इन्वेस्ट किए ना, म्यूचुअल फंड में, ये सारा मेरा टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट। मान लो मैंने 5-6 कंपनी में इन्वेस्ट, अरे 5-6 कंपनी में इन्वेस्ट किए, कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में किए, कंपनी आईसीआईसीआई बैंक में किए, कंपनी मान लो आपका एचडीएफसी बैंक में किए। लास्ट एचडीएफसी बैंक कोलैप्स हो गया, ह्यूज कोलैप्स हो गया, एक दिन में 50,000 करोड़ कम से कम लॉस है, मार्केट कैपिटलाइजेशन।
उसका जो सीईओ था ना वो रिजाइन किए, बस तो रिजाइन से ही इतना collapse हो गया। खैर, तो एचडीएफसी बैंक है ना। फिर मान लो छोटा मोटा और भी कुछ कंपनी है, से आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, बस ये चार कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किए, ये चार कंपनी में इन्वेस्ट किए। तो चार कंपनी में किसी कंपनी हो सकता है एक साल बाद देखा गया, तो मैंने टोटल इन्वेस्ट किए थे कितना है चार कंपनी में, 10 लाख। और यहाँ रिलायंस में इन्वेस्ट किए थे कितना, 2 लाख। आईसीआईसीआई बैंक में ये भी 2 लाख, एचडीएफसी बैंक में 1 लाख। बट महिंद्रा महिंद्रा को अपॉर्चुनिटी लग रहा था, इसमें 5 लाख इन्वेस्ट किए थे। ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। लेकिन एक साल बाद मेरा इनिशियली पोर्टफोलियो में चार कंपनी है और इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 10 लाख। एक साल बाद देखे मेरा मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, ये सारा शेयर का मार्केट में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री है 2 लाख इन्वेस्ट किए थे, अब भी मेरा वो वैल्यू दे रहे कितना, 2.4 लाख। ठीक है, आईसीआईसीआई इसमें 2 लाख था, लेकिन इसमें हो गया 3 लाख। और एचडीएफसी 1 लाख किए थे, ये हो गया 60,000, डाउन हो गया। और महिंद्रा महिंद्रा 5 जहां लगाए थे वो हो गया आपका 8 लाख। तो बोलो इन सबको जोड़ ले तो अभी मार्केट में क्या मेरा चल रहा है, मार्केट वैल्यू बोलो क्या हो सकता है, सबको जोड़ लो। तो 3 लाख 2 कितना हो, 5.4 0.6 मतलब 6 और 8 कितना होता है, 14 लाख। तो मैंने इन्वेस्ट एक साल पहले टोटल मैंने कितना किए थे, मेरा पोर्टफोलियो में कितना था, पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना था, 10 लाख। अभी कितना हो गया, 14 लाख। तो बोला मेरा इनकम कुछ आया ना, रिटर्न। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा, बोलो इनकम कितना, 4 लाख, इन्वेस्ट कितना किए थे, 10 लाख इनटू 100 मतलब 40%। बोलो आया या नहीं। तो ये जो रिटर्न है इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न, मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न। ठीक है ना, ये रिटर्न हम लोग पता करेंगे। इसमें कुछ और ऐड होता है। अब इंडिविजुअली देखोगे तो फर्स्ट कंपनी में रिटर्न है 20%, सेकेंड कंपनी में 50%, थर्ड कंपनी में 40% लॉस है, और फोर्थ कंपनी में 60% प्रॉफिट है। अलग अलग है ना, लेकिन एवरेज पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है, पॉजिटिव मेरा रिटर्न है, एंड दैट रिटर्न इज कॉल्ड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो देखेंगे, उसके बाद उसमें से एक एक कंपनी का रिटर्न पता करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है, अपना पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न क्या है उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। ओके, इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैलकुलेशन कैसे करोगे बोलो। अभी जो मार्केट वैल्यू टोटल पोर्टफोलियो का, उससे क्या माइनस करेंगे, इनिशियल वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू से इनिशियल वैल्यू माइनस कर देंगे तो रिटर्न आ जाएगा। तो यहां लिख लेते मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, मार्केट वैल्यू ऑफ आज क्या वैल्यू है, उससे माइनस क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, उससे क्या माइनस करोगे, इनिशियल वैल्यू। तो क्या रिटर्न आ गया ना। लेकिन इसके साथ कुछ और ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, एक कंपनी, चार कंपनी में जो इन्वेस्ट किए थे, कुछ कंपनी हमको डिविडेंड भी दिए थे। तो डिविडेंड दिए तो अभी तो मेरा इनकम हो गया, इनकम हो गया या नहीं। तो प्लस ऐड कर लेंगे डिविडेंड रिसीव्ड, क्या ऐड कर लेंगे, कितना डिविडेंड हमको मिला, डिविडेंड भी तो रिटर्न हो गया। और मार्केट वैल्यू इंक्रीज, कैपिटल गेन भी आया, कहीं पे कैपिटल गेन कहीं पे कैपिटल लॉस, प्लस डिविडेंड इनकम मिला के तो टोटल इनकम। तो टोटल इनकम आ गया, डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल मेरा इनिशियल टोटल इन्वेस्टमेंट क्या था, और इनटू करोगे 100 तो मिलेगा रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। क्या मिलेगा आपको, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, राइट। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला ये लगाओगे, आरएफ रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मतलब रिस्क कितना ले रहे हैं उसको कोफिशिएंट, इनटू आरएम मार्केट रिटर्न कितना हो रहा है मेरा, और आरएफ क्या था, रिस्क फ्री। तो जितना मार्केट रिटर्न रिस्क फ्री से ज्यादा है वो तो रिस्क है ना,
और रिस्क है या नहीं, और रिस्क है, और रिस्क तो रिस्क कोफिशिएंट से इंटू करोगे, रिस्क रिटर्न आ जाएगा। सिंपली ये फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क रिटर्न इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क रिटर्न इक्वल टू क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं, मेरा पापा का बैंक में पैसा जमा है, पापा बोला बिजनेस करो, ठीक है, बिजनेस करो, लेकिन पापा का फिक्स डिपॉजिट है बैंक में 10 लाख रुपया, फिक्स डिपॉजिट, उसमें बैंक देता है 8% इंटरेस्ट। बोलो इसमें कोई रिस्क है? 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट किए और 8% बैंक इंटरेस्ट देता है, ये जो 10 लाख पे 8%, ये रिटर्न 8% पे कोई रिस्क है पापा का? रिस्क फ्री है ना। बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे, डिबेंचर में करोगे या फिक्स डिपॉजिट करोगे, इसमें जो रिटर्न देता है इंटरेस्ट, वो क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न। तो रिस्क फ्री कितना परसेंट, 8%। लेकिन मैंने पापा को बोले देखिए हम तो बिजनेस का आइडिया नहीं है, लेकिन हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। पापा बोले अरे खतरनाक है, इसमें तो रिस्क है बहुत ज्यादा। हाँ रिस्क लेंगे तभी ना रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो रिस्क क्या है, क्या हो सकता है? तो हम लोग इंडस्ट्री का एवरेज के बेसिस पे देखे, इंडस्ट्री क्या रिटर्न दे रहे हैं, शेयर मार्केट का, इंडस्ट्री निफ्टी का रिटर्न देख लेते। निफ्टी का रिटर्न आया 18%। हम बोले निफ्टी तो 18% दे रहे, और तो आप बैंक में तो आपको 8% दे रहे, 10% एक्स्ट्रा है ना। तो पापा बैंक से उठा के हमको देंगे, मतलब रिस्क ले रहे हैं या नहीं, रिस्क है। तो रिस्क जो ले रहे हैं, कितना रिस्क ले रहे हैं, 8% से एक्स्ट्रा। तो जो 8% से एक्स्ट्रा, आरएम कितना था 18% और आरएफ कितना था 8%, डिफरेंस कितना रिस्क लिए बोलो, 10% रिस्क लिए थे ना। तो आरएफ कितना था 8% और रिस्क कितना लिए, 10% एडिशनल रिस्क लिए, और उसमें रिस्क का कोफिशिएंट से करोगे तो रिस्क रिटर्न आ जाएगा। रिस्क कोफिशिएंट और जो रिग्रेशन से करते हैं ना, वो एनालिसिस करने के लिए बेटर रहता है, तो उससे करोगे रिस्क रिटर्न। तो रिस्क फ्री प्लस रिस्क रिटर्न इक्वल टू क्या हो गया आपका, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, तो ये सारा फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6, 7 ये सब क्वेश्चन है, सब फॉर्मूला सीखना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 देखो क्या दिए। द इक्विटी कैपिटल ऑफ विकास लिमिटेड कितना है, 10 लाख, डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर्स ₹100 ईच, एक शेयर का फेस वैल्यू। करंटली द शेयर्स आर कोटेड इन द मार्केट, मार्केट में क्या दाम चल रहा है, 125। ओके, और क्या बोल रहे हैं, द कंपनी पेज डिविडेंड, डिविडेंड कितना रुपया दे रहे थे, 10 रुपया पर शेयर। कंपनी डिविडेंड देता है कितना, 10 रुपीज पर शेयर। एंड द इन्वेस्टर्स मार्केट एक्सपेक्ट्स ग्रोथ ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड में ग्रोथ है कितना परसेंट, 5%। तो बोलो डिविडेंड ग्रोथ दोनों दे दिए ना, तो बोलो इसमें जो 4 फॉर्मूला लिखे, कौन सा फॉर्मूला आएगा, 5 फॉर्मूला लिखे, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल आएगा ना। बोलो डिविडेंड के साथ ग्रोथ भी तो है, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। आगे पढ़ो। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द फर्म टू द फर्म इफ एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट 6%। पहले तो डिविडेंड का ग्रोथ रेट पहले कितना बोले थे, 5%, उसके हिसाब से करना है। फिर सेकंड में बोल रहे हैं अगर ग्रोथ रेट 5 की जगह क्या हो जाए, 6% हो जाए, तो कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस पर शेयर। तो इस केस में मार्केट प्राइस पर शेयर क्या हो सकता है, इसमें आंसर ना सेकंड पार्ट का गलत दिया है, मार्केट प्राइस पूछा है लेकिन इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया ना, मार्केट प्राइस पूछा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं पूछा, तो या क्वेश्चन में गलत है या आंसर में गलत है। क्लियर है? ओके, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन 6। बोलो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अंडर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में के ई इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखोगे क्या बोले थे, D1 by NP into 100
प्लस जी, D1 बाई NP इंटू 100 प्लस जी। तो D1 क्या है वो देखना होगा। D1 इक्वल टू, यस बोलो, कंपनी पेज डिविडेंड 10 रुपीज पर शेयर, है ना। कितना डिविडेंड दे रहे थे? 10 रुपीज। तो D1 10 होगा या कुछ और क्या हो सकता है? D1 इज 10। ग्रोथ तो हो रहा है ना, तो ऑब्वियस बात है आगे ग्रोथ होगा तो बढ़ेगा ना। कितना परसेंट ग्रोथ रेट दिए? 5%। तो इसमें हम लोग ये अजम्पशन लेंगे, दिस इज करंट डिविडेंड, तो एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा? 5% ऐड करके करोगे। तो लिखो इसमें, ये अजम्पशन लेना है क्योंकि इसमें प्रेजेंट डिविडेंड बोले नहीं, तो हम लोग ये मान के चलेंगे प्रेजेंट डिविडेंड, तो उसमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऐड करके एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो राइट डाउन, लिखो D1 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, इट इज इक्वल टू प्रेजेंट डिविडेंड प्लस ग्रोथ, है ना। प्रेजेंट डिविडेंड में ग्रोथ को जोड़ लोगे तो क्या मिलेगा आपको? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो प्रेजेंट बोलो 10 रुपया था और ग्रोथ है 10 पे 5%, 10 रुपीज पे 5% ग्रोथ आएगा ना। तो बोलो 10 रुपीज पे 5% कितना होता है? 10 रुपीज पे 5%, हाँ, 0.5, यस 10.5। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना आ गया आपका? 10.5। ओके। और एनपी, एनपी क्या बोले थे? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है, और कुछ फ्लोटेशन एक्सपेंसेस तो माइनस करोगे। सर मार्केट प्राइस दिए थे 125। क्वेश्चन देखो, मार्केट प्राइस कितना दिए थे, बट कोई फ्लोटेशन एक्सपेंसेस दिए क्या? नहीं। तो एनपी मिल गया, अब पुट कर दो। अच्छा ग्रोथ रेट जी, जी कितना था? 5%। ओके, ये फर्स्ट पार्ट का है ना। तो फर्स्ट पार्ट के ई इक्वल टू, पुट कर दो आप, D1 कितना है? 10.5 डिवाइड बाई 125 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट क्या? 5। तो 10.5 को डिवाइड करो 125 और इंटू करो 100, 8.4 प्लस 5 ऐड कर लो 13.4। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। आंसर क्या आपका? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा बोलो? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो गया आपका? 13.4%। ओके, सॉरी हम क्या खोल दिए, 13.4%, राइट। ना सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इसमें पूछा गया कुछ और सॉल्व किए कुछ और, है ना। सेकेंड पार्ट में क्या बोला बोलो? सेकेंड पार्ट बोलो, इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट 5 की जगह कितना परसेंट हो गया? 6%। तो फिर पूछ रहे हैं कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस पर शेयर, क्या होना चाहिए मार्केट प्राइस, लेकिन क्वेश्चन में आंसर क्या दे रहा था सेकेंड पार्ट का? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना। गलत आंसर दिया है, तो फाइंड क्या करेंगे बोलो? मार्केट प्राइस। सर ये तो कैसे करेंगे? ओके ओके, देखो कैसे करेंगे। फॉर्मूला लिखो, के ई का ही फॉर्मूला लिखो, एक फॉर्मूला के ई इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? D1 के ई इक्वल टू D1 बाई NP इंटू 100 प्लस क्या जी है? D1 बाई NP इंटू 100 प्लस जी। अच्छा NP अल्टीमेटली ये तो मार्केट प्राइस ही है, बोलो बोलो, NP तो मार्केट प्राइस। तो आपको मार्केट प्राइस मिसिंग है, यही चीज तो फाइंड करना है, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है? मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट प्राइस तो NP था, तो आपको NP फाइंड करना है। आपको KE पता चल गया ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता चल गया, कितना परसेंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी? 13.4। तो हम लोग ये लिख लेते,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना 13.4 इक्वल टू, अच्छा D1 आप लेकिन 10.5 नहीं, 10 पे 6% ग्रोथ रेट हो गया ना, तो 10.6 हो जाएगा। बोलो D1 कितना हो जाएगा, 10 पे 6% ग्रोथ है, कितना आ जाएगा 10.6 है ना, डिवाइड बाय, अरे मार्केट प्राइस एनपी, वही तो फाइंड करेंगे। अब एमपी लिखो एनपी लिखो, की बात है, क्या मिसिंग है ना, फाइंड करोगे इनटू 100 और ग्रोथ रेट क्या है 6। अब बोलो मिसिंग क्या है, एनपी, एमपी तो मिल जाएगा ना, बस इसको सॉल्व करोगे तो मार्केट प्राइस मिल जाएगा। क्लियर है, बोलो ओके पुट करो। तो इस 6 को लेफ्ट हैंड में लेके आओ, 13.4 माइनस 6 इक्वल टू 10.6 में 100 इंटू करोगे कितना आएगा, 10.6 में 100 इंटू करोगे, हाँ 1060 डिवाइड बाय क्या एमपी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एमपी इक्वल टू 1060 डिवाइड बाय 13.4 से 6 माइनस करोगे 7.4, तो 1060 को डिवाइड कर दो 7.4 से, 1060 को डिवाइड कर दो 7.4 से बोलो कितना रहे, वन फोर 3.24। तो मार्केट प्राइस जहां पहले कितना था 125 रुपया था, अगर ग्रोथ रेट बढ़ता है तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 143.24, बस ये था। बट आंसर में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिए थे, कितना परसेंट दिए थे 14.48, वो तो गलत है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए पूछता तो अलग बात था ना। यस, बोलो समझ में आया, कुछ डाउट है या समझ में आ गया, आ गया तो ओके। क्वेश्चन नंबर 7, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड कितना, अभी करंट चल रहे 95, द फ्लोटेशन कॉस्ट कितना दिए 5, तो 95 से 5 लेस करोगे नेट प्रॉफिट हो जाएगा 90 रुपीज। द डिविडेंड पर शेयर कितना दे दिए 4.5, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितना परसेंट 7%, फाइंड करो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है ना, कर लोगे आप, ये होमवर्क रखते हैं, ठीक है, ये हम लोग होमवर्क रखते हैं। आपको डिविडेंड दे दिए, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट दे दिए, ग्रोथ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्लाई करोगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, Montec Limited is a dynamic growth fund, growth firm, pays no dividend, कंपनी डिविडेंड देते नहीं तो अर्निंग बेसिस पे कर सकते ना, बोलो डिविडेंड या अर्निंग, दो बेसिस था, और डिविडेंड के अंदर दो और अर्निंग के अंदर दो, और एक लास्ट क्या था कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो अब ये बोल रहा था करंट मार्केट, अच्छा इसमें कंपनी का एंटिसिपेटेड लॉन्ग रन फ्यूचर अर्निंग मतलब एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर दे दिए, फ्यूचर अर्निंग मतलब क्या एक्सपेक्टेड अर्निंग, तो एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर मतलब E1 दे दिए ना, E1 कितना है 7 रुपया, हाँ ऐसी ऑफ करेंगे ना प्रॉब्लम होगा, हम टेम्परेचर थोड़ा हाई कर देते हैं। ओके नेक्स्ट, अभी करंट मार्केट में क्या दाम चल रहा है, मार्केट प्राइस क्या दाम चल रहा है 55.45, मार्केट प्राइस 55.45, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 10% ऑन प्राइस ऑफ शेयर, तो 55.45 का 10% फ्लोटेशन एक्सपेंसेस लगेगा, लेस करोगे तो एनपी आ जाएगा ना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर ऑफ मॉन्टेक लिमिटेड, न्यू इक्विटी शेयर का वैल्यू क्या आएगा, तो बोलो इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या लग रहा है कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, मैंने 5 फॉर्मूला दिए, अर्निंग के क्यों फर्स्ट वाला तो सिर्फ अर्निंग मॉडल, अर्निंग प्राइस, इसमें अर्निंग के साथ ग्रोथ भी तो है, अरे बोलो ग्रोथ है या नहीं, अरे ग्रोथ है या नहीं,
कितना परसेंट ग्रोथ है? ग्रोथ है, बोले थे तो ग्रोथ फॉर्म है ना, डायनेमिक ग्रोथ फॉर्म, लेकिन ग्रोथ रेट ही तो नहीं दी और इसमें फाइंड भी नहीं कर सकते। ग्रोथ कैसे पता कर सकते? लास्ट फ्यू इयर्स का डिविडेंड अर्निंग दे देता तो कितना से बढ़ रहा है ग्रोथ रेट पता करते, लेकिन वो भी नहीं दिए ना, तो हम लोग ग्रोथ अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या फॉलो करेंगे? फर्स्ट फॉर्मूला, मतलब डिविडेंड प्राइस मॉडल। तो T1/NP इंटू 100, सिंपल है ना, हो जाएगा। T1 कितना है बोलो? अरे भरवाली करो ना, हो जाएगा 7 रुपीज है ना। नेट प्रॉफिट क्या? 55.45 का 10%, 5.545 लेस कर दो, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो 55.45 से 5.545 लेस करोगे 49.545 माइनस करो तो कितना? 4905 है ना, और इनटू करो 100, देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। 2-3 क्वेश्चन दे दिए 10 मार्क्स में, ABC करके 3 दे दिए, 10 मार्क्स सॉल्व करो। ठीक है ना। डिविडेंड प्राइस मॉडल फर्स्ट वन, डिविडेंड नहीं, अर्निंग प्राइस मॉडल फर्स्ट मॉडल ही है, फर्स्ट मॉडल ना। एंटिसिपेटेड ग्रोथ बोले थे, लेकिन ग्रोथ रेट कहीं पे कैलकुलेशन का कोई नहीं है, तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। देखोगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन 9 है, 9 हम नहीं करेंगे, आप लोग करोगे। हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, from the undermentioned from the undermentioned fact determine the cost of equity share of company x का इक्विटी शेयर कॉस्ट फाइंड करना है, राइट। इंफॉर्मेशन क्या दिए? करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 150। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना? 3, तो माइनस करोगे नेट प्रॉफिट हो जाएगा। डिविडेंड पेड ऑन द आउटस्टैंडिंग शेयर पास्ट 5 नहीं 6 ईयर्स, इसमें ठीक कर लेना 6 ईयर्स, क्योंकि नीचे देखो 6 साल का दिया ना, ये देखो ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 साल का है ना, तो पास्ट 6 ईयर्स का डिविडेंड दे दिया आपको। फर्स्ट ईयर में डिविडेंड कितना दिया? डिविडेंड पर शेयर DPS कितना था? 10.5। सेकेंड ईयर में देखो डिविडेंड 11.02। थर्ड ईयर में डिविडेंड कितना हो गया? 11.58। फोर्थ ईयर डिविडेंड 12.616। फिफ्थ ईयर 12.76 और सिक्स्थ ईयर कितना है? 13.40। तो आप एक बार देखोगे हर साल बढ़ते जा रहे हैं डिविडेंड, देखो हर साल पर शेयर डिविडेंड इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ग्रोथ तो है ना, इंक्रीज हो रहा है मतलब ग्रोथ है, लेकिन क्या रेट से ग्रो कर रहे हैं वो तो पता नहीं। हम लोग एवरेज ग्रोथ रेट अप्लाई करें, डिफरेंट ईयर का डिफरेंट ग्रोथ रेट है, तो एवरेज ही तो करोगे ना, तो हम लोग फाइंड करेंगे एवरेज ग्रोथ रेट, दैट शुड बी जी, राइट। तो इसमें जी फाइंड करना होगा, इसके बाद डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्लाई कर दोगे। क्लियर है बोलो? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और आपसे पूछ रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन है, फिक्स्ड डिविडेंड पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड नाउ ऑन न्यू शेयर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 दे दिए, तो आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है ना, तो बोलो फॉर्मूला क्या लग रहा है इसमें, बताओ क्या फॉर्मूला लग रहा है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था? 10। D1 is expected डिविडेंड पर शेयर, एक एक शेयर पे डिविडेंड कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है? क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो, एकदम लास्ट लाइन पढ़ो, इसमें दिए है 14.10। तो D1 expected dividend is given. Now NP equal to market price, इससे क्या माइनस करोगे? फ्लोटेशन कॉस्ट है ना। मार्केट में क्या दाम चल रहा था एक एक शेयर का? क्वेश्चन
मार्केट में दाम चल रहा था 150, बी में दे रहा था फ्लोटेशन कॉस्ट 3 है ना, तो 150 माइनस 3, 150 और फ्लोटेशन 3, तो 147 एनपी। नाउ जी ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, इसमें ना दो चीज है, एक तो लॉन्ग प्रोसेस और एक शॉर्टकट। शॉर्टकट के लिए आप लोग सेम 5 में फिर आ जाओ। सेम 5 में मैथ्स फॉर फिनेंस था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युइटी था, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला वो अप्लाई करना होगा। उसमें रेट कैसे फाइंड, मिसिंग है, बोल दिया कि हम इन्वेस्ट किए थे 20,000 रुपया, 5 साल बाद ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कितना ना, 24,000 रुपया हो गया। तो इंटरेस्ट रेट क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट फाइंड करते थे ना, कहीं पे ईयर फाइंड करते थे, कहीं पे अमाउंट फाइंड करते थे, तो यहाँ इसमें रेट फाइंड करेंगे तो ग्रोथ रेट आ जाएगा। एक हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। दूसरा, हम लोग इसमें हर साल कितना, वो तो कंपाउंड है ना, ईयर आफ्टर ईयर, तो ईच एंड एवरी ईयर कितना परसेंट इंक्रीज हो रहे हैं देख लेंगे। फर्स्ट ईयर में मतलब 5% है, सेकेंड ईयर में 4%, थर्ड ईयर में 6%, फोर्थ ईयर में 8%, तो अब सबका एवरेज कर लेंगे। क्लियर है। तो टू डिफरेंट वे, एक हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं, इसीलिए मैथ्स फॉर फाइनेंस सिखाया गया था। आगे एनालिसिस में सब आएगा, रिग्रेशन भी आ रहा है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया, कहीं पे एनुइटी आएगा, ये सब सारा फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। यस, तो इसमें हम ना लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को एक बार इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। यस, तो देखो कैसे करेंगे, ग्रोथ रेट फाइंड कर रहे हैं। देखो सेकेंड ईयर, क्यों सेकेंड ईयर, अरे फर्स्ट ईयर में ग्रोथ रेट पता नहीं चलेगा, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर तो पता चलेगा ना कितना इंक्रीज हो रहा है ग्रोथ। तो फर्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट कभी नहीं होता, तो बेस है। तो सेकेंड ईयर में बोलो डिविडेंड कितना दिए, सेकेंड ईयर 11.02, फर्स्ट ईयर में डिविडेंड कितना था 10.5, तो बोलो इसमें जो डिफरेंस है वो ग्रोथ हुआ ना, 10.5 से 11.02, से फर्स्ट से सेकेंड ईयर, तो इसका जो डिफरेंस है क्या हो गया, ग्रोथ हो गया, इंक्रीज हुआ ना। डिवाइड बाय, तो फर्स्ट ईयर में क्या था 10.5 इंटू 100, तो पता चलेगा सेकेंड ईयर में ग्रोथ रेट कितना था, ठीक है। सेकेंड ईयर का ग्रोथ रेट इससे पता चल जाएगा। तो सेकेंड ईयर का डिविडेंड उससे माइनस कर दो फर्स्ट ईयर से बेस है, डिवाइड बाय फर्स्ट ईयर बेस इंटू 100, तो ग्रोथ रेट फ्रैक्शन आएगा तो बताओगे 3 डेसिमल तक, 4.952 के बाद क्या था, तो 4.952%, ठीक है। कौन सा ईयर का है, सेकेंड ईयर। अब फिर करेंगे थर्ड ईयर का, इस तरह सिक्स ईयर तक करते जाएंगे, ठीक है। थर्ड ईयर, सर लॉन्ग क्यों कर रहे तो अरे लॉग टेबल देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम है तुम लोगों का, लॉग टेबल देखना, सर इसको अप्लाई करना भूल जाते, प्रॉब्लम है ना, इसीलिए ये लॉन्ग ये कर रहे हैं। थर्ड ईयर बोलो, थर्ड ईयर में डिविडेंड कितना दिए थे 11.58, तो सेकेंड में क्या था 02, तो डिफरेंस क्या, ग्रोथ हो गया। फिर थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में जो डिफरेंस वही तो ग्रोथ है ना, डिवाइड बाय सेकेंड ईयर में क्या था 11.02, तो इनटू 100, ये मिलेगा थर्ड ईयर का ग्रोथ रेट, सेकेंड से थर्ड कंपेयर करके, ठीक है ना। इस तरह ईच एंड एवरी ईयर करते जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो कैलकुलेशन करो, बोलो कितना परसेंट आ रहा है, 11.58 माइनस 11.02 डिवाइड बाय 11.02 इंटू 100, 5.0208%, ठीक है ना। थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर का फिर डिविडेंड देखो, फोर्थ ईयर में क्या डिविडेंड दिए थे 12 माइनस थर्ड ईयर का डिविडेंड क्या था 11.58 डिवाइड बाई 11.58 और इनटू करो 100, तो फोर्थ ईयर रेट मिल जाएगा। फोर पॉइंट
916 बोलो इतना आया। फिर करो एक बार 12.16 इससे माइनस करो 11.58। मेरा कैलकुलेटर नीचे है ना, नीचे क्लास लेते थे, यहाँ नहीं है इसीलिए। तो 12.16 माइनस 11.58 कितना आया देख लो, इनटू 100 करो और डिवाइड करो 11.58 से 5 पॉइंट। ओके, तो रेट आ गया चेंज 5.009%। फिफ्थ ईयर तो फिफ्थ ईयर में डिविडेंड कितना 12.76 माइनस 12.16 डिवाइड बाई 12.16 इनटू 100, इससे आपको फिफ्थ ईयर का मिलेगा 12.76 12.16 मतलब 0.6 डिवाइड बाई तो 4.934। ओके, नाउ लास्ट ईयर फिफ्थ हो गया सिक्स्थ ईयर तो सिक्स्थ ईयर में बोलो डिविडेंड कितना दिए, 13 पॉइंट माइनस 12.76 डिवाइड बाई 12.76 और इनटू 100। 13.40 माइनस 12.76 डिवाइड बाई 12.76 इनटू 100। वो सब एब्सेंट है 5.016%। अच्छा, उन लोग का ईद ईद है ना कल, कल या आज, कल है ना ईद। खैर अब बिजी है उसी में, है ना। ईद से पहले मार्केटिंग ये सब कुछ घर पे करना बहुत कुछ होता है। जैसे हम लोग का फेस्टिवल में भी दुर्गा पूजा में होता है, दोनों दिन छुट्टी देती है ना। अब हम लोग को पता चल गया हर साल का ग्रोथ रेट, है ना। अब बोलो ईच एंड एवरी ईयर तो चेंज हो रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे। क्या करोगे, एवरेज। देखो एवरेज ग्रोथ रेट, अच्छा ग्रोथ रेट में देखो 5 साल ही आ रहे हैं, 6 साल में तो 5 साल का ही ग्रोथ, फर्स्ट ईयर तो नहीं आएगा ना। तो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन 5 ईयर्स का नहीं, इन्फॉर्मेशन 6 ईयर्स का, पर ग्रोथ रेट कितने ईयर्स का मिलेगा, 5 ईयर्स का। क्लियर है। नाउ देयरफॉर एवरेज ग्रोथ रेट, देयरफॉर एवरेज ग्रोथ रेट इक्वल टू, सबको जोड़ो डिवाइड बाय नंबर्स, सबको ऐड करोगे डिवाइड करोगे नंबर्स, है ना। तो फर्स्ट ईयर में बोलो कितना था 4.952 प्लस 5.082 प्लस 5.009 प्लस 4.934 प्लस 5.016 और डिवाइड बाई 5, अप्रोक्सीमेटली 5%। 4.999 ऐसा या 5.00 कुछ आ रहा था। सबको ऐड करो डिवाइड करो 5 से, दैट इज इक्वल टू जी। हाँ 4.9986 मतलब क्या हो जाएगा, उसको इग्नोर कर सकते हो ना, 5%। तो एवरेज ग्रोथ रेट कितना परसेंट जी आ गया, 5%। अब पुट कर दो फॉर्मूला में, देयरफॉर के ई इक्वल टू D1 बाई NP इंटू 100 प्लस जी। D1 D1 देखो कितना दिए थे 14.10 है ना, 14.10। NP कितना फाइंड किए थे 147 इंटू 100 और ग्रोथ रेट था 5, और ये अल्टीमेट कैलकुलेशन करके आंसर हो जाएगा 14.10 इंटू 100 बाई 147 करो और प्लस 5 जोड़ लो।
592 15.6 59 भी लिखोगे 6 भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल गया आपको कितना परसेंट है, 14.59%। ओके, ज्यादा टफ नहीं है, फॉर्मूला डिफरेंट है, क्या फॉर्मूला लगेगा वो देख लो, हो जाएगा। लेकिन ये तो लेंथी हो गया ना, एक्चुअली एग्जाम हॉल में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉग टेबल अप्लाई नहीं आ रहा है तो इस तरह तो कर तो पाओगे ना कम से कम। अब इसको नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा, लॉग टेबल अप्लाई करना होगा। नहीं वो इसलिए तो सिखाया गया, लेकिन आप लोग सीखे नहीं तो प्रॉब्लम तो यहीं पे लॉग। और यूनिवर्सिटी का कितना मिस्टेक है देखो, सिलेबस ठीक से नहीं किए, सिलेबस ठीक से नहीं किए, आपको लॉग नहीं सिखाया गया, इंडिसेस नहीं सिखाया गया, सीरीज मतलब एपीजीपी नहीं सिखाया गया, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देता है, ठीक है। उसका एप्लीकेशन आ रहा है तो फिर कैसे करोगे, प्रॉब्लम ही तो है। पहले ठीक था, पहले थर्ड सेम में सिखाया जाता था सारा ये सब मैथ्स, फिर आगे फिफ्थ सेम में स्टैट्स करते थे और मैथ्स भी होता था जिसमें अप्लाई होता था उसका, और ये सब फिर एफएम में भी उसका एप्लीकेशन हो जाता था। तो इन लोगों का सिलेबस जो बनाया ना वो अपने मन से कुछ भी बना लिए, प्रॉपर वैसे नहीं किए। वैल्यूएशन ऑफ शेयर सिखा दिए ना, वैल्यूएशन ऑफ शेयर सिखाए, अब अभी सिखा रहा है कि ईपीएस कैलकुलेशन करो। पहले वैल्यूएशन ऑफ शेयर हो गया, उसमें तो ईपीएस का एप्लीकेशन होता था, और अब सिखा रहा है कि ये सब फाइंड करो। इसलिए प्रॉपर वैसे कोई सिलेबस ऑर्गेनाइज नहीं किए। हाँ, मैथ से तो फीवर आता है ना, मैथ से फीवर आता है, बहुत सारे कॉमर्स करते हैं मैथ इसलिए छोड़ने के लिए, भाई मैथ से रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ कॉमर्स में नहीं देता है, कॉमर्स में रिलीफ नहीं देता है। और आप लोग को तो बहुत कम कर दिए मैथ्स, पता नहीं आगे रिसर्च में डालेगा या नहीं। हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से हाइपोथेसिस एनालिसिस करते, एक सैंपल टेस्ट करते, वो सैंपल टेस्ट में उसका पता करते वो सैंपल करेक्ट कितना होगा, एप्लीकेबल होगा या नहीं, ये सब टेस्ट एरर्स है, सैंपल एरर्स है, ये सब एक करके एनालिसिस करते, और रिसर्च मेथड में अगर डाल दिए तो फिर क्या, मैथ्स में एडवांस लेवल अप करना होगा। ओके, तो बस और कुछ क्वेश्चन देखते क्या दिए। देखो समझ में आया ना, 14.6 आंसर दे रहा था, 14.59 मतलब 6 ही है अप्रोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 करेंगे, तो मोटा मोटी सारा फॉर्मूला जो आज सीखे हो जाएगा। लास्ट टाइम हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट क्या क्या सीखे थे, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ लोन, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर सीखे थे। आज हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीखे, और रिटर्न अर्निंग्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीख लिए तो हो गया एक प्रकार। और इसके बाद जो सीखेंगे वो है लॉन्ग में आएगा, इसके बाद जो सीखेंगे लॉन्ग में आएगा, ठीक है। तो यहां तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, एज एन इन्वेस्टमेंट, ऑन होता है एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ठीक है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, यू आर गिविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे, क्या इंफॉर्मेशन दिए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, मतलब आपका पोर्टफोलियो आप दे दिए, जो मैनेजर है ना जो रिसर्च एनालिसिस करते, रिसर्च एनालिस्ट उनको आप दिए इन्वेस्टमेंट मैनेजर, उनको बोले मेरा पोर्टफोलियो देख के बताइए मेरा क्या रिटर्न हमको मिला है ना, ये फाइंड कर रहे हो। तो ये बोले इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल प्राइस, और एक्चुअली कॉलम ए हो गया, कॉलम कैसे हो गया देखो, ये हो गया इनिशियल प्राइस, ये इनिशियल प्राइस। नेक्स्ट है डिविडेंड, ये डिविडेंड कॉलम, ये मार्केट प्राइस और बीटा रिस्पेक्टिव। फर्स्ट कॉलम ये आपका इनिशियल प्राइस, फिर क्या हो गया आपका, नेक्स्ट क्या बोलो मार्केट प्राइस, फिर आगे क्या दे रहे, डिविडेंड, कंपनी कुछ डिविडेंड दिए, सॉरी डिविडेंड के बाद मार्केट प्राइस, और फिर क्या है आपका बीटा रिस्पेक्टिव, है ना। तो ऑब्वियसली यहां से पता चल गया कौन सा फॉर्मूला आएगा, बीटा देने का मतलब, बीटा देने का मतलब कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, आर ए प्लस बीटा इंटू आर ए माइनस आर एफ था ना, बस वो अप्लाई करोगे। तो इस क्वेश्चन में आप पूछ रहे क्या, रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न कितना परसेंट, 8%, आर एफ दे दिया ना। नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, इसका मतलब आरएम बोले थे ना, आरएम इसमें फाइंड करना है,
और आरएम फाइंड करने के बाद फिर पूछ रहे सेकेंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी, एक एक शेयर का रिटर्न क्या है यूजिंग कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। सीएपीएम अप्लाई करके बताओ एक एक कंपनी का रिटर्न रेट कितना परसेंट, राइट। तो फॉर्मूला क्या लग रहा है सीएपीएम, और फॉर्मूला आप लिख लेते हैं सीएपीएम का क्या फॉर्मूला था क्वेश्चन नंबर 11। एज पर CAPM KE इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। एज पर CAPM KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। नो यहां लिख लेते RM फाइंड करेंगे। RF बोलो कितना दिए थे 8%, RF कितना दिए थे रिस्क फ्री 8%। बीटा अभी लिख नहीं रहे, डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट बीटा है। RM फाइंड करेंगे माइनस RF कितना 8। बीटा देखो कंपनी भी सबका अलग अलग है ना, तो बीटा सबका सेम वर्ड अप्लाई करोगे। ओह नाउ हम थोड़ा नीचे जाते, नोट में जाते। नोट क्यों, ये तो पूछा गया था। देखो रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो क्या फाइंड करेंगे, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, दैट इज RM इक्वल टू, मैंने क्या बोले थे मार्केट प्राइस से माइनस कर देंगे इनिशियल प्राइस, है ना। क्या मार्केट में चल रहा दाम और इनिशियली क्या दाम था, इसका जो डिफरेंस वही तो रिटर्न है। और साथ में जोड़ लेंगे क्या डिविडेंड, साथ में डिविडेंड जितना मिला वो भी तो रिटर्न है। फॉर्मूला देखो ये फॉर्मूला, यस ये लिखे थे मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, उससे क्या इनिशियल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो माइनस किए थे, प्लस साथ में डिविडेंड जितना मिला था वो भी ऐड कर लिए थे, रिटर्न आया। डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, यही तो था। तो अब इसमें आ जाओ, इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला क्या लिखे, मार्केट प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस रिटर्न प्लस डिविडेंड डिनोट किया, डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस और इनटू क्या करोगे 100, ये आपको मिल जाएगा रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, राइट। नाउ अब हम लोग करेंगे कैसे, क्वेश्चन देखो फिर क्वेश्चन में एक बार करेक्ट कर लेते। यहां जोड़ो तो बोलो तो इनिशियल प्राइस, एक कॉलम इनिशियल प्राइस है और यहां 1000 आ जाएगा, कितना आप उल्टा पुल्टा हो गया, ये सबको जोड़ो 25, 35, 45 और 1000, ये इनिशियल प्राइस है, ठीक है। सबको जोड़ो कितना रहे, इनिशियल प्राइस 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 1000, इन सबको जोड़ने से कितना रहे 30, 70, 80, 111, 1105। इनिशियल प्राइस टोटल कितना हो गया 11, मतलब इनिशियली मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 4 सिक्योरिटी में कितना था 1105। नाउ मार्केट प्राइस, मार्केट में क्या चल रहा है एक साल बाद, डिविडेंड को नहीं, थर्ड कॉलम, इस कॉलम को जोड़ोगे ये 3 और ये अमाउंट ये 4, ठीक है। कितना हो रहा है बोलो 50 प्लस 60 प्लस 135 प्लस 1005, है ना। 50 प्लस 60 प्लस 135 और हो गया कितना 1005। इन चारों को ऐड करोगे, 135 प्लस 1005, इन चारों को ऐड करो, कितना हो रहे 1005, 1004, 400, 1000 सॉरी 140, 1250, ये 3 जोड़ो 50, 60, 135 और नीचे इधर 1005, ठीक है। कितना हो रहे, प्रिंटिंग नहीं, ये बैकस्पेस हो गया। देखो ये जो ABC ना, इसमें था इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स,
ये 1000 रुपया फर्स्ट कॉलम में आएगा, 140 डिविडेंड कॉलम में जाएगा सेकंड में, और फिर आपका थर्ड में मार्केट प्राइस 1050, लास्ट कॉलम में रिस्क फैक्टर 0.99, बैकस्पेस हो गया ना लास्ट में, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, कॉलम ठीक से मेंटेन नहीं हुआ। ओके बोलो टोटल जोड़ के कितना है, जोड़ो ठीक से, 50 प्लस 60 110 हो गया, 110 प्लस 135 कितना 245 प्लस 1005 कितना होता है 1250, ठीक है ना। तो ये हो गया मार्केट प्राइस। अब डिविडेंड कॉलम को जोड़ो, टोटल डिविडेंड 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया करके था और यहां दिए 140 रुपीज, है ना। टोटल डिविडेंड ये चारों से पोर्टफोलियो से इनको कितना रिटर्न मिला, 2 4 6 और 146, सब पता चल गया ना। अब पुट कर दो फॉर्मूला में, पुट करो फॉर्मूला में, तो बोलो मार्केट प्राइस कितना था 1250, इनिशियल प्राइस कितना था अरे इनिशियल प्राइस 1105 है ना, इनिशियल प्राइस कितना 1105 प्लस टोटल डिविडेंड कितना मिला था 146 डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस 1105 और इनटू करोगे 100, तो इससे मिल जाएगा आपका रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, एक साल बाद उसका पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना हो गया, डिफरेंस क्या रिटर्न है, प्लस डिविडेंड भी मिला तो वो भी इनकम है, दोनों को जोड़ लिए डिवाइड किए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इससे रेट ऑफ रिटर्न आएगा। तो इसमें लेस करने से 26.33%, 2 डेसिमल लिखो ना, तो रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो फाइंड कर लिए, कितना परसेंट आया 26.33%, राइट। ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम लोग एक एक कंपनी का करेंगे, और आरए में भी लिख लेते हैं तो फिक्स्ड है 26.33, ठीक है ना। अब आ जाते, अब बोलो इसमें क्या क्या कंपनी था, इसमें जो इन्वेस्टमेंट था कौन कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। फर्स्ट था सी लिमिटेड, फर्स्ट क्या था सी लिमिटेड। अच्छा सी लिमिटेड में बीटा कितना दिए, सी लिमिटेड में बीटा कितना दिए 0.8 है ना, बोलो तो पुट कर दो आप, सी लिमिटेड में बीटा है 0.8, राइट। नाउ कैलकुलेशन करो, साइड में करते जाओ, साइड में कैलकुलेशन करते जाओ। पहले ब्रैकेट होता है पता है ना, अरे बदमाश रूल, पहले ब्रैकेट फिर मल्टीप्लिकेशन फिर ब्रैकेट और फिर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट करोगे, ब्रैकेट माइनस करो, फिर इनटू कर लो और फिर जोड़ोगे लास्ट 8, है ना। 26.33 माइनस 8 जितना आया इनटू करो 0.8, फिर जोड़ लेना 8, प्लस 8 ऐड करोगे ना, करके इतना आ रहा है, अरे 26 माइनस 8 करोगे तो हो जाता है 18.33 इंटू 0.8 कितना है, प्लस ऐड करो फिर 8, 22.66। तो कंपनी फर्स्ट कंपनी का, ये कौन सा कंपनी का हो गया फर्स्ट कंपनी क्या था सी लिमिटेड, सी लिमिटेड के लिए क्या ही आ गया। अब आ जाते हैं सी के बाद फिर कौन सा कंपनी था, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, एस लिमिटेड, सब सेम है सिर्फ बीटा चेंज हो रहे हैं ना। तो के ई इक्वल टू 8 प्लस, अब सी लिमिटेड में क्वेश्चन देख के बोलो बीटा कितना दिए थे 0.7 दिए थे ना, इनटू 26.33 माइनस 8, तो ये आ जाएगा सेकेंड कंपनी का। सिर्फ चेंज हो रहे बीटा और कुछ नहीं, बाकी सब एज इट इज है, बीटा चेंज तो रेट चेंज। $20.83 थर्ड कंपनी सी एस, अरे 2 लिखो 3 लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम मतलब जो भी चेक करेंगे ना उनको पता है 2 डेसिमल लिए, 3 तो 3 डेसिमल लिए,
जितना ज्यादा डेसिमल एक्यूरेसी ज्यादा होता है, बट नॉर्मली 2 डेसिमल में ही हम लोग फॉलो कर लेते। फाइनल आंसर 2 डेसिमल में लिखो, प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट कौन सा कंपनी था? एल लिमिटेड। के ई इक्वल टू सेम है, सब बीटा चेंज हो रहे हैं। 8 प्लस, अब बोलो इसमें बीटा कितना है? 0.5 इंटू 26.33 माइनस 8 17.165 एंड लास्ट था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। के ई इक्वल टू 8 प्लस बीटा इसमें कितना? 0.99 है ना? माइनस 8। बस ये 4 अलग अलग कंपनी के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाएगा। डिफरेंट कंपनी डिफरेंट रिटर्न ऑन इक्विटी का कैलकुलेशन हो जाएगा। इतना डेसिमल 2.15 लिख रहे। यस, ये था कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला। ओके, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो कैलकुलेशन करना पूछ सकेगा तो करोगे, इसके बाद एक एक कंपनी का रिटर्न पता कर लोगे। लास्ट फॉर्मूला हम दे रहे हैं, लास्ट फॉर्मूला दे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के आर। डिफरेंट सोर्स में लास्ट सोर्स है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, तो रिटेन अर्निंग का कॉस्ट क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। इसको अभी तो सेपरेट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जब करेंगे उसमें अप्लाई होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इक्वल टू के आर इक्वल टू जनरली ये होता है के ई। मैंने बताया था लास्ट डे, ये जो रिटेन अर्निंग रिजर्व एंड सरप्लस, किसका पैसा रिजर्व रखा जाता है? इक्विटी का। तो इक्विटी का जो रिटर्न वही तो एक्सपेक्ट करेंगे ना, तो के आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ई हो जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला, जनरली ये अप्लाई करोगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। समटाइम्स के आर इक्वल टू के ई इंटू 1 माइनस एम इंटू 1 माइनस सी। व्हाट इज एम एंड सी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो लेंगे, लेकिन इसमें एम का मतलब होता है रेट ऑफ मार्जिनल टैक्स, मार्जिनल टैक्स रेट डिवाइड बाय 100। मार्जिनल टैक्स सिर्फ क्या होता है? इतना कुछ, मतलब इकोनॉमिक्स कभी छोड़ेगा नहीं हम लोग को। इधर मैथ्स टेस्ट नहीं छोड़ रहे, इधर इकोनॉमिक्स भी नहीं छोड़ रहे ना। ओके, अगेन सी इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। एक साथ सी डिनोट करते, कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज एक्सेट्रा। एक्सचेंज ऑलवेज नहीं होता, एक्सचेंज तो फॉरेन करेंसी तो एक्सचेंज करते, ठीक है, बट हम लोग कोई भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं ब्रोकर के थ्रू करते हैं ना, ब्रोकरेज लगता है और कमीशन भी देते। तो कमीशन या ब्रोकरेज या एक्सचेंज लग रहा है, तो वो सारा खर्चा क्या है? हो गया सी, है ना। डिवाइड रेट है तो डिवाइड बाय 100 करोगे, तो एम और सी अगर दे दिए क्वेश्चन में, तो इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ ये दोनों अप्लाई कर लोगे। इनटू करने से जो फाइनल इफेक्ट है हो जाएगा के आर। ठीक है, ओके, बट कुछ नहीं दे रहे तो समझ लेना के आर इक्वल टू क्या होता है? के ई हो जाता है। तो हम लोग डिफरेंट सोर्स ऑफ फिनांस, उसका कॉस्ट पता कर लिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ लोन, ये सारा सोर्स हो गया ना। अब इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होगा वही फाइंड करना लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। और वेटेड एवरेज के लिए 2 बेस है, मार्केट प्राइस बेस, कॉस्ट प्राइस बेस। सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स का ए हो गया, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, आज यहीं पे रहने दो, नेक्स्ट क्लास तो एज इट इज नॉट
नॉर्मल टाइम पे होगा, नीचे होगा। क्यों, संडे तो है क्लास। हाँ संडे टैक्स है, संडे टैक्स है।